This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः पौषशुद्ध अष्टमी दिनांक 21 जानेवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका कोष्ठशाखा दी गई। शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निवीरम् प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातुवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्नुं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति सन्धिषु। तर्हि स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुदुण्डुकपप्पुसश्च कोष्ठे इत्यभिधीयते। एतत् सूत्रं प्रचलितमासीत्। एवञ्च तस्मिन् हृत्कोष्ठाख्यं यत् कोष्ठं तस्मिन् विषये विचारः प्रस्तुतः आसीत्। स एव इदानीम् अग्रे नीयते। तो रुधिर कोष्ठ के बारे में हम सोच रहे थे और जैसे कि मैंने कहा मन हृदय में स्थित है, ओजस हृदय में स्थित है, रस धातु हृदय में स्थित है और इन सभी के जरिए दोष भी वहां से निकलकर पूरे शरीर में फैलते हैं और वापस फिर से हृदय में आते हैं और फिर वो वहां से आमाशय में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि हृदय आमाशय द्वार बताया गया है। और वैसे प्राणव स्रोतस का मूल स्थान महास्रोतस और हृदय इस प्रकार का बताया गया है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से एलोपैथी में या एनाटॉमी में खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जिस प्रकार का मेल जोल है उससे थोड़ा अलग मेल जोल हमारे यहाँ है। और ये सिंक्रोनाइजेशन है इन दोनों में। तो अन्नव स्रोतस, उदकव स्रोतस और हृदय और प्राणव स्रोतस, इन सभी का एक दूसरे से संबंध इस प्रकार का है। और खास करके जब मानस हेतु होते हैं तो हृदय कोष्ठ के रूप में काम कर सकता है और वहां से रस धातु जो विक्षेपित होता रहता है उसके साथ में दोष भी विक्षेपित हो सकते हैं। और वो फिर हृदय में प्रवेश करके वहां से जो आमाशय महास्रोतस में कोष्ठ है
उपस्थित कोष्ठ है उसमें जा सकते हैं और फिर बाहर निकाले जा सकते हैं, या उनका शमन इस प्रकार का हो सकता है। तो जबकि हम प्राणायाम मेडिटेशन इस प्रकार का करेंगे तो मन अगर शांत हो जाएगा तो ये जो दोष गति है वो कोष्ठ की तरफ फिर से आना आरंभ करेगी, और फिर दोषों का शमन होना ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का पॉसिबल होगा। तो हृदय भी इस प्रकार से एक कोष्ठ के जरिए भी काम करता है, वैसे भी मर्मस्थान भी है और सत्य प्राणहर मर्म। तो वहां से दोष आमाशय में इस प्रकार के जा सकते हैं, और विद्वत्वान मारुतस्य आमाशय से हृदय में भी आ सकते हैं, जो हार्ट अटैक, कार्डियक मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह वगैरह जो बताते हैं, तो उसमें दोष हृदय मर्म के आश्रय लेकर, हृदय मर्म में आश्रय लेकर इस प्रकार की तबाही मचा सकते हैं। तो हृदय का इस प्रकार से उपयोग करना कोष्ठांग के तरीके से उपयोग करना, और ये विशेषतः प्राणायाम में ये चीज हासिल होगी और फिर उसके जरिए रोगों का हम शमन इस प्रकार का कर पाएंगे। जैसे कि मैं उस दिन बता रहा था कि अंतः कुंभक जब करते हैं तो ये फुफ्फुस एक कोष्ठ जैसा कुंभ जैसा काम करता है, और वहां से वायु पूरे शरीर में फैलता है, और जब वही कुंभक करते हैं प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये जो चित्तवृत्ति निरोध के लिए पतंजलि ने बताया, तो वायु को छोड़ देना और धारण करना, वही कुंभक करना, तो इससे दोष फिर से फुफ्फुस में इस प्रकार के आ जाएंगे और बाहर निकाले जाएंगे। उच्छ्वास जब होगा तो बाहर निकाले जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्राणायाम को देख सकते हैं, और मैंने जो आयुर्योग संकल्पना बताई कि आयुर्वेद और योग इनका मिलाप, ये करने से शायद हम कुछ स्वास्थ्य के बारे में, रोगों के बारे में प्रकाश डाल सकेंगे, और वो अभी के जो तरीके हैं देखने से उससे अलग इसका तरीका इस प्रकार का होगा। तो रुद्र ये है। फिर आगे बात आती है उंडुक की। ये थोड़ा अजीब मामला है। वैसे अंतकोष्ठ महाश्रोता अम पक्वाशय श्रेय तो आमाशय, पित्ताशय या पक्षमानाशय और पक्वाशय, ये तो 3 आशय है ही। तो पक्वाशय के होने के बावजूद भी उंडुक ये अलग बताया गया इस प्रकार से। यकृत समन्तात् कोष्ठं च तथांतराणि समाश्रिता उंडुकस्थं विभजते मलं मलधरा कला, इस प्रकार से मलधरा कला के बारे में वर्णन आता है। तो मलधरा कला यकृत समन्तात् कोष्ठं तथा अंतराणि समाश्रिता, इन सभी का आश्रय लेकर रहती है, और उंडुकस्थम मलम विभजत, उंडुकस्थ जो मल है उसका विभजन करती है। पुष्यन्ति तो आहार अर्थात ये 28वें अध्याय का पहला सूत्र है। तो निमित्तस्तु रसः क्षीणाभिवृद्धानां धातूनां साम्यं निर्वर्तयति। किट्टंच मलानाम एवमेव, किट्ट भी मलों का इसी प्रकार के साम्य निर्माण करता है, मेंटेन करता है।
उसको, ऐसा वहां पे बताया गया। अब जैसे धातुओं के परिपोषण का एक क्रम बताया गया कि रसातत्व मौसम मौसम उसके साथ में उसके मल भी निर्माण होते रहेंगे। कफ पित्तम मलाकेशु प्रस्वेदन और कमोन करोमच, ये जो बताया गया। और ये सभी काम करने वाला रसधात्मक रक्तधात्मक मांसधात्मक वगैरह इस प्रकार के अग्नि हैं। तो वास्तव में जो आहार रस निर्माण होगा उसी से आगे ये सब सिलसिला चलता रहना चाहिए। लेकिन जब किट्टंच मलाना एवं एवं इस प्रकार से कहते हैं तो इसका मतलब किट्ट का भी एक अग्नि है या मलों के भी अग्नि है। और वो भी उसमें हिस्सा लेते रहते हैं, और जो मल स्वरूप भाग निर्माण हो रहा है उसकी भी एक साइकिल है या उसकी भी एक चेन है जो धातुओं के मलों को निर्माण करती हुई आगे चलती है। तो किट्ट जो है वो घन किट्ट पुरुष और द्रव किट्ट मूत्र, इस प्रकार का पक्वाशय में जो किट्ट निर्माण हुआ, और ये मलधरा कला मल को विभक्त करने वाली इस प्रकार की है। तो उसमें घन किट्ट जो पुरुष बना वो तो पक्वाशय से बाहर निकल जा रहा है। द्रव किट्ट जो मूत्र बना आगे, उससे बस्ती या मूत्राशय की आपूर्ति होती रहेगी। लेकिन ये जो मूल किट्ट है वही रसादी धातुओं के जो विभिन्न मल है उनकी पुष्टि करता रहता है जब कभी जरूरत पड़े इस प्रकार से। तो ये समझना काफी मुश्किल है कि ये कार्य कैसे होता होगा। संभवतः आहार रस जो निर्माण हुआ उसमें किट्ट का भी कुछ अंश होगा, ये केवल आहार रस नहीं होगा। और जैसे रसधात्मग्नि की क्रिया होगी वैसे रसमल कफ की का भी अग्नि होगा और उसकी भी क्रिया होती रहेगी। और आगे जो रक्त पोषक अंश बनेगा उसमें भी सार और पित्त थोड़ी मात्रा में पित्त इस प्रकार का बनता रहेगा और उससे पित्त की निर्मिति होगी। आगे जो मांस पोषक अंश बनेगा उसमें भी यही सिलसिला चलता रहेगा। तो सारकिट्ट विभजन तो हो गया। और सार पर आगे की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन अगर किट्टंच मलानाम एवं एवं इस प्रकार से अगर बताते हैं तो संभवतः उस सभी में किट्ट का थोड़ा थोड़ा अंश रहता है, और जो धात्वग्नि की प्रक्रिया होती है उसी समय मलाग्नि की भी प्रक्रिया होती होगी, उसका कन्वर्जन होता रहेगा। मल के अग्नि की भी चिकित्सा का कंसेप्ट आया है। अगर सभी भाव जो है अन्न अंतरण स्रोतों से निर्मित, स्रोत के बिना निर्माण नहीं होते हैं, सिर्फ ये मूल धातु का ही स्रोत जिससे मल बनता है या किट्ट का भाग भी लेकर मल बनता है उस धातु का, ये एक अहम सोचने का इस प्रकार का विचार है। और दूसरी चीज इसमें ऐसी है कि हम तो ये समझ सकते हैं कि आहार रस निर्माण हुआ और उसमें अगर दोष है वो आगे आगे परिवर्तित इस प्रकार के होते जाएंगे, या पूर्व धातु परम तुर्यात वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम, पूर्व धातु अगर बढ़ गया है तो आगे वाले धातु को बढ़ाएगा, पूर्व धातु कम हो गया तो आगे वाले धातु को कम करेगा, इस प्रकार के जैसे है। वैसे दोष भी एक
धातु से दूसरी धातु में इस प्रकार से जा सकते हैं। खास करके धातुओं के जो मल है उनके साथ इनका रिश्ता जुड़ा हो, ये पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है। और फिर उन दोषों को वापस लाना उंडुक में ये एक अहम चीज है। अब राजयक्ष्मा चिकित्सा में या निदान प्रसोप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुतये धातुष्मणांच्या अपचय राजयक्ष्मा प्रवर्तते इस प्रकार के बता। तो रस का रक्त में भी परिवर्तन नहीं होता, मांस वगैरह तो बात छोड़ इस प्रकार। फिर भी नख केशाति वृद्धिश्च, नख और केश इनकी वृद्धि होती है राजयक्ष्मा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रस से रक्त इस प्रकार का बनने वाला है तो उसमें सार भाग कम और पित्त भाग ज्यादा। और तस्मात् पुरुषम संरक्षम विशेषाद राजयक्ष्मा। तो उसके अन्न से उपस्तब्ध सशकृता केवलम वर्तते क्षे, वो मल के आधार पर ही जीता है। पुरुष की निर्मित ज्यादा होती है, किट्ट ज्यादा निर्माण होता है और सारभाग कम निर्माण होता है। और ये जो किट्ट ज्यादा निर्माण हुआ है उससे पुरुष भी ज्यादा बनेगा और आगे वाले धातुओं के मल भी ज्यादा बनेगा क्योंकि किट्ट ही ज्यादा है। और इसीलिए नखकेशाति वृद्धि, नखकेश की वृद्धि होती है और धातुओं की पुष्टि नहीं होती है क्योंकि रस से आगे जाता ही नहीं है। मांस बनने की बात छोड़ो, रक्त भी नहीं बनता है। सर्वधातु क्षयार्थस्य बलम तस्य ही विड्बलम। सर्वधातु क्षयार्थ जो है तो विड्बल ही उसका बल है, पुरुष का बल जो है वही उसका बल है। तो अभी तक हम जो सोच रहे थे विशेषतः धातु परिणाम के बारे में, क्रम परिणाम पक्ष के बारे में, उसमें ये अहम मुद्दा था कि आहार रस पर रस धातु की क्रिया और रस धातु रक्त पोषक अंश और मल कफ ये निर्माण होना, लेकिन उसके साथ में पित्त भी आया है थोड़ा। मेजर पित्त जो है वो पुरुष और मूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन धातुओं के पचन के साथ पित्त का भी पचन इस प्रकार का होता रहेगा और इस पित्त की मात्रा ज्यादा निर्माण होगी तो मलों की मात्रा भी बढ़ेगी इस प्रकार से। और नख और केश ये व्यक्त है ज्यादा। कफक पित्त मलाखेशु प्रस्वेदो नखरो मच। मलाखेशु ये मांस के बारे में है। और अगर हम देख रहे हैं कि नाभि मल कर्ण मल ज्यादा निर्माण हो रहे हैं और मांस क्षय है इस प्रकार से, तो समझ लेना है कि सार कम निर्माण हो रहा है और पित्त ज्यादा इस प्रकार का निर्माण हो रहा है। मेरे पास प्रतिशय का मरीज था। कारण तो थे लेकिन चिकित्सा का परिणाम एक हद तक रहता था, आगे सुधार नहीं हो रहा था। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खमलों की निर्मित ही ज्यादा हो रही है और मांस बन नहीं रहा, और इसलिए ये प्रतिशय के रूप में दिख रहा है। तो खमलों की निर्मित ज्यादा हो रही है तो केवल सिंघाड़ा का ही निर्माण होगा ऐसा नहीं, तो कान में भी मल होना चाहिए। तो मैंने उसको पूछा कि कान में मल बढ़ता रहता है क्या, बार बार कान साफ करना पड़ता है क्या? तो एकदम आश्चर्यचकित हुआ, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मैंने सोचा अभी उसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि
ये निर्मित ही ज्यादा हो रही है इस प्रकार से। हम हाँ, मुझे हर 2-3 दिन के बाद कान साफ करना पड़ता है, काफी मल जमा होता है। साफ नहीं करो तो लाइक सुनने में दिक्कत आ जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दवा देता हूँ। मैंने मांसोपाचक घृत का प्रयोग किया। और जैसे मांस धात्वक नहीं बढ़ा, वैसे ये मल कम होने लगा, प्रतिशय ठीक हुआ और मांस बढ़ गया। मांसक्षय की आपूर्ति हो गई। तो अभी राजेक्ष्मा के मरीजों में ये देखना एक जरूर होगा कि उनका सीधा नख केश की वृद्धि ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुष और अस्थि का निकट संबंध। वैसे ये सभी मल ज्यादा बनेंगे, कफपित्त मलाकेशु प्रस्वेदो नखरो मच्छ, ये सभी ज्यादा बनेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले नख और केश इस प्रकार के हैं, जो वास्तव में अस्थि का मल है। और धातुओं का पोषण मांस तक ही या रक्त तक ही रुक गया है, थोड़ा सा पोषण आगे जा रहा है, बाकी मलों की संधिवात में क्षय होगा ऐसा नहीं बता सकते। अस्थि क्षय की बात करते हैं। हाँ, अस्थि क्षय अगर है और केश नख इनकी वृद्धि है, मलों की निर्मित ज्यादा हो रही है। आदि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके जो मरीज मिलते हैं, इनमें शायद हम इसके बारे में थोड़ा देख सकेंगे। और जो राजेश्मा की संप्राप्ति है, वो ध्यान में रखते हुए दोष उस मार्ग से भी अगले अगले धातुओं में जा रहे हैं, और वहां से उनको फिर से सुधरना है, मूल रूप से पित्त से लेकर सुधरना है। ये बात इसमें अहम इस प्रकार की रहेगी। तो अश्वगंधा सिद्ध घृत से सिद्ध दुग्ध से निकाला हुआ घृत दूध और शर्करा के साथ देना वगैरह, इस प्रकार के जो यज्वा में इस प्रकार के बताए गए। तो घृत दुग्ध का सार है। तो उस प्रकार से सार की निर्मित अगर की जाए तो और रस से आरंभ करके इस प्रकार से की जाए, तो ये पूरी राजयक्ष्मा की संप्राप्ति है, उसका भंग इस प्रकार का हो जाएगा। और इसके जरिए जो उंडुक से लेकर एक दोष शाखा मर्मा से संधि में जा रहे हैं और वापस फिर से उंडुक में इस प्रकार के आएंगे, और फिर मल या मूत्र के साथ बाहर निकाले जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी इसमें है। तो उंडुक इसमें क्यों आ गया, ये एक अहम चीज रहेगी, कोष्ठांग में आ गया। और राजयक्ष्मा की संप्राप्ति को भली भांति देखेंगे तो शायद इसमें पता चलेगा कि सारपिट्ट विभाजन ठीक नहीं हो रहा है, पिट्ट भाग मल भाग ज्यादा बन रहा है और सार कम बन रहा है। तो इसको मूल रूप से सुधारना है तो अन्नव स्रोतस उदकव स्रोतस से आरंभ करके अग्नि को सुधारेंगे, तो ये पिट्ट ज्यादा बनना कम होगा और सार भाग ज्यादा बनेगा, और फिर सारवान धातु अच्छे बनेंगे और संप्राप्ति का भंग हो जाएगा राजयक्ष्मा। और उसके साथ में ये दोष ये आगे आगे इस प्रकार से जाने वाले हैं, तो उनके बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो ये पूरा अलग ही है माहौल, इस प्रकार के सोचना और उसके आधार पर चिकित्सा करना सबसे अहम चीज है। कि ये कंसेप्ट हुआ
लेकिन उसके आधार पर चिकित्सा कर पाना ये एक आम चीज है। सीतोपलादि चूर्ण का प्रचलन काफी है वैद्यों में, और वैसे देखा जाए तो राजयक्ष्मा की दवा अभी तो सीतोपलादि चूर्ण कास श्वास इन सभी में प्रयोग किया जाता है, उसकी फलश्रुति भी है। लेकिन वास्तविक अधिकार उसका राजयक्ष्मा है। अब उसमें एक नौबत है कि जो वंशोलोचन है वो कंट्रोवर्शियल है। असली वंशोलोचन मिलता है नहीं मिलता है इसके बारे में काफी संदेह है इस प्रकार। फिर भी बागेवाड़ीकर के सर के कॉम्बिनेशंस में भी काफी मात्रा में सीतोपलादि चूर्ण होता था। तो कोलटकर सर ने उनसे एक बात छेड़ी, तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव थे, कुछ भी बताने वाले नहीं थे। फिर भी उस समय क्या हुआ मालूम नहीं, जबकि वो कुछ बताने ही वाले थे तो कोई और व्यक्ति वहां पे आ गया। हाँ, तो बागेवाड़ीकर सर ने बात टाल दी और कोलटकर से नहीं बोले। लेकिन कोलटकर सर का यह कहना था, उनकी राय क्या थी अभी तो मालूम नहीं है, कि जहां राजयक्ष्मा जैसी संप्राप्ति हो, जहां धातुओं का इस प्रकार का परिणमन ठीक ढंग से नहीं होता हो, वहां सीतोपलादि चूर्ण अच्छा इस प्रकार का काम करते हैं। वैसे व्योषादि वटी वगैरह बाकी योग जो प्रतिश्याय के लिए बताए गए हैं, वो तो हम प्रतिश्याय में प्रयोग कर सकते ही हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के धातु क्षय वाली संप्राप्ति कहीं भी हो, तो सीतोपलादि चूर्ण वहां एक उसका अहम रोल है। और अच्छी तरीके से बनाया गया सीतोपलादि चूर्ण इसमें अच्छा काम इस प्रकार का करता है। एक कहना ऐसा है कि चरक में निदान स्थान में 8 ही अध्याय है और चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है। और चिकित्सा बताते समय जिन रोगों के बारे में निदान बताया है उनके बारे में भी कुछ निदान चिकित्सा में आता है शुरू में, और जिनके बारे में तो जिक्र नहीं है ज्ञान में, उनके बारे में निदान और चिकित्सा दोनों बताई जाती है। तो ये डिफरेंस क्यों? भागवत वगैरह ग्रंथों में निदान में 16 अध्याय है और वहां 22 अध्याय है, चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय। लेकिन यहाँ राजेश छर्दी रुद्र कृष्णा वगैरह सब एक अध्याय में निदान में बताया गया, वहाँ चिकित्सा अलग अलग इस प्रकार की हो गई। तो इसलिए वो अध्याय इस प्रकार के बढ़ गए। तो लोगों का ये कहना है कि जितनी भी संप्राप्तियां हो सकती है वो सभी निदान स्थान में वर्णित है। अगर आप निदान की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो चरक का निदान काफी है। चिकित्सा की दृष्टि से देखना है तो चरक की चिकित्सा इस प्रकार से देखनी पड़ेगी। तो नैदानिक दृष्टिकोण और चिकित्सक दृष्टिकोण ये अलग अलग इस प्रकार का हमें सोचना चाहिए। मेधधातू आणि उंडुक यांचा आश्रयाश्रयी संबंध आहे का? मूत्र निर्मिती प्रक्रियेमध्ये याचा विचार करता येईल का? सोच सकते हैं अगर किडनी फेलियर जैसे विकारों में हाँ, हमें ये भली भांति प्रतीत होता है कि क्षय हो रहा है इस प्रकार से, और जब पानी ज्यादा पीने वाले लोग है और प्रमेह की संप्राप्ति, तो बहुद्रवा श्लेष मात्र दोष विशेष ऐसा अगर प्रमेह के बारे में बताते हैं तो पानी कम करना उनके लिए आवश्यक है। लेकिन जो पानी शरीर में पहले से ही मौजूद है उसको निकालने के लिए
श्रम करने पड़ेंगे शरीर को, और प्रभुता विलंब उत्तरता ये होता रहेगा। लेकिन जब किडनी फेलियर आरंभ हो जाता है तो क्या स्थिति रहती है? मेरे हिसाब में सभी का संबंध अग्नि से तो है ही। हाँ, अग्नि का विचार करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, लाइफस्टाइल को सुधारना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। जब वो सुधरेंगे तो शायद धातु के पोषण का क्रम भी सुधरेगा, मलों के पोषण का क्रम भी सुधरेगा, और योग्य मात्रा में मूत्र निर्माण होकर बाहर निकाला जाएगा। अब जब डायलिसिस शुरू करते हैं तो डायलिसिस इज किलिंग ऑफ किडनीज, एक नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताया। तो और वो दिखाई भी देता है कि जैसे डायलिसिस और आगे बढ़ता रहता है, ज्यादा दिनों तक चलता रहता है, तो मूत्र का निर्माण बहुत कम हो जाता है, किडनी फंक्शन करना पूरा बंद ही कर देती है। और 2-3 बरस डायलिसिस चलता है तो मूत्र की निर्मित होती ही नहीं है, जो भी क्लेद है वो केवल डायलिसिस से ही बाहर निकालना है। तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली? मान लेते हैं कि किडनी का फंक्शन हैम्पर हुआ है, खून इसमें आ रहा है, किडनीज में आ रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा इस प्रकार से, लेकिन निर्मित ही कम हो जाती है मूत्र की। ये क्या नौबत है इस प्रकार से? और ये काफी मरीजों में देखा जाता है, दिन में 1 बरस 2 बरस 3 बरस इस प्रकार से लगातार डायलिसिस चलता रहता है, उनमें मूत्र निर्मित की प्रक्रिया ही खंडित हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इसका संबंध सिर्फ किडनी से नहीं है। हमारी निर्मित की प्रक्रिया अगर पक्वाशय से आरंभ है तो उंडुक का और पित्त का वहां कुछ रोल होना चाहिए, वो भी खत्म कर रहा है, ये सिस्टम जो है, डाइजेस्ट सिस्टम जो है उसको भी खत्म कर रही है। और वैसे देखा जाए तो मूत्र डायरेक्टली आहार का ही मल बताया गया है हमारे हिसाब से, तो केवल प्रमेय की संप्राप्ति में उसका मेदो धातु से वृक्क से संबंध हम कुछ एस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो ये द्रव पित्त बनकर पूरे शरीर में फैल रहा है, और डायलिसिस के दरमियान खून का जो ये होता है, क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन वगैरह इस प्रकार का होता रहेगा। तो वो क्लेद निकाला जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। तो सोचने की बात यह है कि सारपित्त विभाजन जो पक्वाशय में होना चाहिए, उद्दुक में इस प्रकार का होना चाहिए, और मल निर्माण होना चाहिए, वो कार्य वहां पे नहीं हो रहा, ऐसा हमें सोच लेना चाहिए। अभी ये सब किडनी पे डाल देते हैं, किडनी काम नहीं करे, किडनी काम नहीं करे। ये भी देखना चाहिए कि रीनल स्कैन में खून किडनी में आता ही नहीं है क्या? आता है और फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो वैसे ही वो खून निकल जाता है, मूत्र की निर्मित ही होती नहीं है इस प्रकार से। तो थोड़ा उसके बारे में गहराई में जाकर देखना पड़ेगा, और किस प्रकार से ये बातें होती हो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उंडुक का इस तरीके से जो रोल, हम अभी सोच रहे हैं कोष्ठ शाखा गति के बारे में सोच रहे हैं, और उंडुक का इसमें एक अहम रोल है, दोष को कोष्ठ से शाखा मर्मासी संधि देने के लिए या फिर से वापस लाने।
तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे ये एक अलग चीज इस प्रकार की रही. केवळ आयुर्वेदिक चिकित्सेने राजयक्ष्म बरा होऊ शकेल का? अजीब सवाल है. हमारे साध्यासाध्यता के निकष है कि त्रिरूप राजयक्ष्मा भी है लेकिन बलमांस क्षय है तो असाध्य है, और एकादश रूप भी है लेकिन बलमांस क्षय नहीं है तो साध्य. फिलहाल साध्य होते हैं नहीं होते हैं ये एक अलग चीज है. मैंने कई बार इसका असा प्रश्न का पड़ा होगा. तो हमारे साध्यासाध्यत्व किसी भी रोग के बारे में अगर सोचना है तो हमारे साध्यासाध्यत्व कुछ निकष है, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें राजयक्ष्मा डायग्नोसिस हुआ है और केकेटी देने की जरूरत है ऐसा एलोपैथी ने बताया, चाहे ए बी पॉजिटिव हो, आईजीजी आईजीएम पॉजिटिव हो, किसी भी तरीके से या ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट पॉजिटिव हो, राजयक्ष्मा प्रूवन है, यानी कि टीबी प्रूवन है, कॉक्स प्रूवन है, ये छोड़ो, राजयक्ष्मा है या नहीं ये अलग चीज है. तो उसमें अभी ऐसा रहता है कि उन बैक्टीरिया की शक्ति बढ़ गई है और हमारी शक्ति कम हो गई है. और इसलिए और इसके साथ में अगर एड्स है तो राजयक्ष्मा टीबी है तो ठीक एलोपैथी में भी नहीं होता. तो अभी इनको ट्रीट करना काफी मुश्किल होता है, काफी डिफिकल्ट होता है, ये बात उसमें संदेह नहीं है. मेरे यहाँ जो भी मरीज आए हैं पीटी जोशी यांनी शेकडो रुग्ण केवळ आयुर्वेद चिकित्सेने बरे केले आहेत. इसमें टीबी के होंगे ऐसा बताना मुश्किल है, लेकिन शंकर सिंह गिरा से इन्होंने टीबी पर काम किया है, यानी कि जो प्रूवन केसेस ऑफ टीबी है उसमें काम किया है. वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य रक्तपित्ती क्षयी कासिक मर्थम औषधि, ये वासा की प्रशंसा करने वाला श्लोक है. तो उसके आधार पर वासा का सभी तरीके से प्रयोग करना ये उनका था. चूर्ण देना, उसका स्वरत देना, वासा लेह देना, वासा घृत दे देना, सभी तरीके से वासा का प्रयोग करना. तो उनके पास रिकॉर्ड्स है. एक्सरे, पहले वाला एक्सरे बाद में निकाला गया एक्सरे, अब 3 महीने में मरीज ठीक होते हैं, अभी तो 9 महीने लगते. तो इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो राजयक्ष्मा चिकित्सा हो सकती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिक्कत वाली बात होती है और एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है. जैसे किडनी फेलियर में कांस्टेंट प्रेशर डॉक्टर का बना रहता है कि डायलिसिस शुरू करो, डायलिसिस शुरू करो. वहां तो जान को खतरा है, राजयक्ष्मा में उतना जल्दी खतरा नहीं होता है, फिर भी डिटोरेशन होता रहता है. तो नहीं होंगे ऐसा नहीं है. मैं मानता हूँ कि बकरियों के संपर्क में रहे ये एक अहम चीज आवश्यक रहेगी. राजयक्ष्मा अगर ट्रीट करना है, रियल ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट करना है, और इस प्रकार के अनुभव लोगों की भी है, कुछ भी चिकित्सा लेने के बगैर केवल बकरियों के संपर्क में रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे तो राजयक्ष्मा ठीक हो सकता है, टीबी ठीक हो सकता है, ऐसा लोगों का भी अनुभव है. आमाशय व पक्वाशय अवयव म्हणून घेत आहोत असा एक मतप्रवाह आहे की आमाशय म्हणजे ऊर्ध्वनाभी पट्टा, ज्यात यकृत आमाशय प्लीहा येते व पक्वाशय म्हणजे अधोनाभी पट्टा.
नागे अधपट्टा ज्यात वृत्त बसती बृहदांतरे असा विचार केल्यास पक्वाशयात मित्र निर्मिती व त्यात वृत्तांचा रोल समजता येईल का? या अभी हम इस प्रकार के मान रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि वृक्क में ही निर्मिति मूत्र की हो रही है और उसको आयुर्वेद में कैसे बिठाना है। इसलिए इस प्रकार से आता है। आमाशय और पक्वाशय ये संज्ञा ये अनर्थक है, ये भी एक मतलब है कि जब तक अन्न आम है तो उसको आमाशय कहेंगे। इसलिए ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय के जरिए स्टमक और डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये जो लघुवंत्र है उसके बारे में अधो आमाशय के रूप में सोचते हैं। और जब वो पक्व हो गया, कुंडुक में आ गया, सारपिट्ट विभाजन हो गया और पक्वाशय में वो जो आएगा पित्त, द्रव पित्त और उसका शोषण रहेगा, मूत्र उसमें से निकाला जाएगा और पुरीश घन पित्त जो है वो पुरीश के रूप में बाहर निकाला जाएगा। अभी ये स्थिति ऐसी है कि पचन की प्रक्रिया अगर लघ्वंत्र तक ही सीमित है, वहां तक पचन हो गया इस प्रकार। पक्वाशयन तो प्राप्त शोष्यमाणस्य वह्निना परिपिंडित पक्वस्य वायुस्यात् कटभावः। जो आहार इस प्रकार से पक्वाशय में प्राप्त होगा और अग्नि के द्वारा जिसका शोषण हो रहा है, जिस आहार का शोषण हो रहा है, यहाँ एक बात ध्यान में रखो, शोष्यमाण वन्नी नहीं है, शोष्यमाण अन्न है। जिसका शोषण हो रहा है वो अन्न है। या अभी लोगों ने शोष्यमाण वन्नी वगैरह वगैरह इस प्रकार का, अग्नि शोष्यमाण है इस प्रकार का बहुत सारा वर्णन शारीरिक क्रिया के किताबों में किया है, वो बिल्कुल गलत है। संस्कृत का ज्ञान नहीं है, यही इसके पीछे है। बकरियों के संपर्क से क्या होता है, इस स्मेल से, स्मेल का नहीं संबंध है। बकरियों को नेचुरल इम्यूनिटी है राजा एक्सा के लिए या टीबी के, उनको टीबी कभी नहीं होता, तो वो हमें मिल जाती है और बकरियों का दूध भी लेना है, उसमें संपर्क में रहना है, ये भी है, बकरियों का दूध भी लेना है। अल्पानुपान व्यायाम कटुतिक्ता शनय लघु आजम शोष ज्वर श्वास कास रक्त पित्ताति सारथी। तो शोष दूर करने वाला बकरी का दूध इस प्रकार का है। हाँ, उनको अच्छी इम्यूनिटी है, इसका फायदा हमें मिलता है। अभी जो कोविड-19 में कम्युनिटी इम्यूनिटी की, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, अगर ज्यादा कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाए, कोविड-19 से ग्रस्त इस प्रकार की हो जाए, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, ऐसा कहना है। तो अगर कम प्रतिकार शक्ति वाला आदमी ज्यादा प्रतिकार शक्ति वाले आदमी के संपर्क में रहेगा, तो उसको खत्म करने का, उस रोग संसर्ग को खत्म करने का काम जिसकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है वो करेगा और फायदा पूरे समाज को मिलेगा। उसी का प्रकार बकरियों में अगर प्रतिकार शक्ति है टीबी के लिए और उनके संपर्क में हम रहेंगे तो हमें भी वो प्रतिकार शक्ति प्राप्त होगी। या जो उससे बैक्टीरिया है वो टिक नहीं पाएंगे बकरियों की प्रतिकार शक्ति की वजह से, चाहे उनके उच्छ्वास से वगैरह ऐसा कुछ होता होगा, मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि राजा एक्ष्मा की या टीबी की विभली भांति ट्रीटमेंट हो सकती है। अभी मैं समझता हूँ कि हम क्षय के बारे में बोलेंगे तो आयुर्वेदिक संप्राप्ति, राजा एक्ष्मा के बारे में बोलेंगे तो आयुर्वेद की संप्राप्ति को लेकर बोलेंगे।
अगर हम टीबी की बात करें, शंकर सिंह गिरासे ने जो किया है वो टीबी में आयुर्वेद की दवा किस प्रकार से सिद्ध होती है इसके बारे में प्रयास किया। वो टीबी हमारे हिसाब में राजा एक्ष्मा होगा ही ऐसा नहीं, कुछ अलग भी हो सकता है। अभी जैसे डायबिटीज और प्रमेह एक एक ही होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में संदेह है। उनके हिसाब में जिसको डायबिटीज कहा गया, अगर कुछ भी लक्षण नहीं है तो उसको हम क्या प्रमेह कहेंगे? हम नहीं प्रमेह कहेंगे। मूत्र वर्ण प्रभेद है ना भेदो में जो कल्पते या प्रभुताविल मूत्रता, ये अगर लक्षण है हमारे यहाँ डायबिटीज के मरीज में तो हम उसको प्रमेह ही कहेंगे। अगर नहीं है तो उसका निदान कुछ अलग हो सकता है। एक कलेक्टर सर ने एक अनुभव बताया था एक वैद्य का। ऐसे डायबिटीज का पेशेंट था, उसको उन्होंने लवण भास कर दिया था और उसकी शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। तो सर ने पूछा कि लवण भास कर क्या हो गया? तो उन्होंने क्या, मेरा डायग्नोसिस अजीर्ण था इसलिए मैंने अजीर्ण ट्रीट किया, डायबिटीज का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, मैंने वो सोचा ही नहीं था उसके बारे में। तो अगर हमारा निदान अलग है तो उस निदान को लेकर आगे जाना। हमें इसमें बह नहीं जाना। ये इसको टीबी कह रहे हैं तो टीबी है ऐसा पकड़ के, और टीबे है तो हम राजा एक्मा कहेंगे और राजा एक्मा की चिकित्सा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हिसाब में जो निदान होगा उस निदान को लेकर आगे चलेंगे। जो प्रतीक्षा की केस मैंने बताई वो तो एलोपैथी के हिसाब में साइनोसाइटिस इस प्रकार की थी, उसमें तो सिर्फ एलर्जी और इन्फेक्शन इसके बारे में सोचते, ये धातुओं का विचार वहां पे कहाँ है एलोपैथी में? कहाँ? हम भी प्रतिशय के रूप में उसको सोच रहे थे, मैंने भी उसी के सहारे पहले सोचा था। जब ये बात बनी नहीं तो मैंने धातु के प्रक्रम के बारे में सोचा और फिर उससे रिजल्ट मिल गया। तो हमारा निदान क्या है, ये एक अहम चीज है। और चाहे एलोपैथी का निदान हमारे सामने हो, फिर भी हमारा निदान क्या होगा? कम से कम दोष दुष्य अग्नि ये तो देखने हैं। चाहे आप लेबल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग चीज है, नाम उसको दे सकेंगे आयुर्वेद के किसी निदान का, वो अलग इस प्रकार का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम हमारे सूत्रों पर भरोसा रखकर आगे चले। एनाटोमी के लिए वो सिद्ध होता है नहीं होता है उसके बारे में हमें नहीं सोचना। मैंने आरडी लेले से बात की थी, मैंने बताया था। वो मुझे बता रहे थे कि कहाँ कनेक्शन है एनाटोमी के हिसाब से कि दोष इस प्रकार से आमाशय में आएंगे, स्टमक में आएंगे। तो वोमन जो है वो सिर्फ स्टमक वॉश जैसा काम करता है, ऐसा उनका कहना है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अगर हाथ में कुछ कुष्ठ है और वोमन ले लिया, कुष्ठ कम हो गए, निकल गया, ये दिखाई देता। तो बोले मुझे एनाटॉमिकल कनेक्शन दिखाओ। मैंने कहा एनाटॉमी हमारी नहीं है, एनाटॉमी आपकी है, आपको सोचना है ये क्यों हो रहा है। हमारे हिसाब में शाखा से दोष कोष्ठ में आ गए, निकल गए, बस बड़े क्रुद्ध हो गए। क्या एनाटॉमी हमारी नहीं, एनाटॉमी तुम्हारी है, ये बोलने को। वैसे चाइनीज में नेत्ररोगात दखल जरासा खूप छान उपयोग होतो, वो तो ठीक है। ये जो शक्ति के प्रवाह है वो कहाँ एनाटॉमिकली प्रूव कर सकते हैं? कहाँ दिखाई देता है प्रवाह? लेकिन एक्यूपंक्चर करके रोगों को ठीक करते हैं, ये तो सही है, वास्तव है। तो केवल एनाटॉमिकली दिख नहीं रहे इसलिए वो नहीं है ऐसा बताना मुश्किल है इस प्रकार से। तो जहां पे हमें चैनल्स दिख रहे हैं वहां ठीक है। मांसो स्रोतस कहाँ दिखेगा हमें? अस्थिव स्रोतस कहाँ दिखेगा?
लेकिन स्रोतस तो है, निर्मित हो रही है, आगे वाले धातुओं की निर्मित हो रही है। तो हम अगर एनाटॉमी को लेकर बैठेंगे कि एनाटॉमिकली सिद्ध नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ये नहीं है इस प्रकार से, तो मुश्किल होगी। तो हमें हमारे सूत्रों पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और व्यवहार करना जरूरी उसके आधार पर। लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को रिजल्ट चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली किडनी फेलियर को ट्रीट करते हैं, टीबी को ट्रीट करते हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है आपने ये धात्वग्नि का विचार किया क्या, ये इन्फेक्शन का विचार किया क्या किया आपने। लोगों को चाहिए कि रिजल्ट ले, वो ठीक हो जाए, दैट्स ऑल। One of my patient has HbA1c 11 without any lakshanas. As per your technique teachings, I said don't look for lab finding. He is on Ayurveda medication, did Panchakarma also. Now he is scared of high value. How to approach such patients, sir? ये तो और अलग चीज है। इसमें ऐसा है, अगर आप रिजल्ट दे पाते हैं, ज्यादातर इन लोगों में चिंता ये विषय रहता है, और चिंता के कारण डायबिटीज बढ़ता रहता है। खाने पीने वाली जो चीज है उनको लोग बहुत अच्छी ढंग से पालते हैं, ऐसा नहीं होता कि डायबिटीज का पेशेंट है और शर्करा खा रहा है वगैरह, ज्यादातर नहीं दिखाई देता इसके पास। तो संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है, ये सोचना है। ऊर्ध्वं तथा अधश्च मलेपनीते मेहेषु संतर्पणमेव कार्यम्। अगर आपने शोधन किया है तो अभी संतर्पण करना है। वसंत कुसुमाकर का अनुपान परमेह रात्रि समधु शर्करा भी स हरिद्रा और मधु और शर्करा, यह अनुपान है वसंत कुसुमाकर, जिसमें हम बता रहे हैं कि शुगर बढ़ गई है, उसमें शुगर अनुपान देना है इस प्रकार से। तो स्ट्रेस की वजह से अगर है तो स्ट्रेस कम कैसे हो, चाहे उसके बारे में योगासन या योगा का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। दादा हर्डीकर भी डायबिटीज को शर्करा का अजीर्ण मानकर ट्रीट करते थे, लेकिन शर्करा का अजीर्ण अलग ही है, प्रमेह को अलग मानते थे। ये सही है। तो हमारे हिसाब में डायग्नोसिस क्या है, ये एक अहम चीज है। अभी शर्करा कम करना, रक्त की शर्करा कम करना, HbA1c को नीचे लाना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। और खास करके जब ये टेंशन बना रहता है कि इतनी ज्यादा शुगर है, इतनी ज्यादा शुगर है, HbA1c इतना हाई है वगैरह, तो उसके बारे में अभी एक हम ये डीप लोअर करके आटा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी एक छात्र बनाती है। शिंबी धान्य विशेषतः मूंग आधा हिस्सा है और बाकी है, और भर्जित करके लेते हैं। उसका फॉर्मूला उसने सीक्रेट रखा है, ठीक है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर वो प्रयोग कर रही है उसका। ये वास्तव में आया है सुनील इनामदार से। और रोटी या चावल कुछ भी नहीं खाने का, गेहूं की रोटी भी नहीं है और ज्वार की रोटी भी नहीं, चावल भी नहीं। सिर्फ इसका नॉनस्टिक पैन पे डोसा जैसा बनाना, और उसके साथ सब्जी या दाल ले सकते हैं। तो वो अगर लेते हैं तो शुगर कम हो जाती है। जुवेनाइल डायबिटीज में भी फायदा होता है, यह भी मेरे लिए बहुत ही अहम चीज है। जुवेनाइल डायबिटीज के पेशेंट्स कम उम्र के 15-16 साल से 25 साल तक, जो दिन में 3 बार इंसुलिन ले रहे हैं, उनका इंसुलिन छूट जाता है। बगैर इंसुलिन शुगर लेवल नॉर्मल रहती है। टाइप 2 में तो होता ही है। तो एक बार इस प्रकार से करेंगे तो HbA1c नीचे आ जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा ये ज्वार की रोटी वगैरह शुरू कर सकते हैं।
और मेंटेन कर सकते हैं। मेरे पास 14 तक इन HbA1c के मरीज है। इंसुलिन चल रहा है फिर भी इतना है इस प्रकार से। तो ये डिफ्लोर और ये बाकी संतर्पण अपतर्पण का विचार करते रहते हैं, तो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और 6 तक भी आता है। समय लेता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, बरस, इस प्रकार का समय लगता रहता है। लेकिन ये डिफ्लोर से सुधार होने लगता है और शुगर जनरल नीचे आ जाती है, HbA1c नीचे आ जाती है। तो ये लेकिन अभी अभी मूल रूप से डायबिटीज की चिकित्सा करते हैं यहाँ। मेरी किताब है, मेरी और सोहन पाटिल, चालते बोलते शुगर फैक्टर्स, मराठी में है। वो पढ़ो। और उसके साथ में सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा सोचो। अभी लोगों की ये जरूरत है, मानसिक जरूरत है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाए और सिम्टम्स इन्वेस्टिगेशन के जरिए जो सिम्टम्स है उसके बारे में देखना। फिजिकल सिम्टम्स हो या ना हो ये अलग चीज है, लेकिन मेरी शुगर हाई है और इसी से मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। और उसमें रिलैक्सेशन अगर आ जाता है तो शुगर और जल्दी कम हो जाती है। तो कई मरीज ऐसे मिलते हैं कि इतना सब इंसुलिन वगैरह या एंटी डायबिटिक ड्रग लेने पर भी शुगर कम नहीं है। तो मैं मानता हूँ यहाँ शरीर को जरूरत है शुगर की, इसलिए शुगर निर्माण हो रही है, खाने में कुछ नहीं है। तो ये टेंशन का नतीजा है, स्ट्रेस का नतीजा है। तो वो कैसे कम करें उसके बारे में सोचो। तो अभी ये डीफ्लोर अलग मिल गया, जिसका प्रयोग मैं अभी काफी मरीजों में कर रहा हूँ। वैसे मेरी किताब आ गई, चलते बोलते शुगर फैक्टरीज, और जुवेनाइल डायबिटीज के पेशेंट बढ़ने लगे। टाइप 2 डायबिटीज में शुगर कंट्रोल के लिए कोई नहीं आता था। वो कहते थे कि हमारी दवा चल रही है, शुगर कंट्रोल है, किडनी फेलियर हो रहा है, रेटिनोपैथी हो रही है, उसके बारे में कैसे सोचेंगे। तो हमारा प्रयास उसमें लग जाता था, किडनी फेलियर को कैसे ट्रीट करें। लेकिन अब शुगर ज्यादा है इसलिए पेशेंट आ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग है इसलिए मरीज आ रहे हैं, टाइप 2 वाले भी आ रहे हैं, टाइप 1 भी वाले भी आ रहे हैं। तो ये थोड़ा बेहतर है कैंसर के हिसाब से। कैंसर में काफी स्ट्रेस रहता है और इमरजेंसीज रहती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस रहती है। इसमें अगर कीटो एसिडोसिस हो गया तो ही लाइफ थ्रेटनिंग का खतरा है प्रमेह में, या गैंग्रीन वगैरह ऐसा कुछ हो गया तो ही खतरा है। तो नहीं तो ये आप्य इस प्रकार का है। और भली भांति उसकी चिकित्सा करते रहेंगे तो मेंटेन हो सकते हैं। तो इन सभी के बारे में सोचना जरूरी होगा, और सबसे अहम है कि हम आयुर्वेदीय निदान करें। संतर्पणस्थ डिसीज है या अपतर्पणस्थ है, ये सोचे, उसके बारे में जिक्र करें। फिर संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है उसके बारे में सोचना है। अगर प्रमेह में संतर्पण की आवश्यकता है तो संतर्पण ही देना है। शुगर कम करने वाली जो बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद की भी अभी मिलती है वो भी नहीं देनी है। जिससे अपतर्पण हो जाए ऐसी चिकित्सा नहीं करनी है। बसंत कुसुमाकर या ज्यादा से ज्यादा हरिद्रा अमृत वगैरह इस प्रकार के योगों को चुनकर चिकित्सा करनी है। अपतर्पण करने वाले जम्बू वगैरह इस प्रकार के या वात वात को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने।
तो अगर आहार से इस पे कंट्रोल हो जाएगा तो इसके बारे में सोच सकते हैं. अगेन इफ आहार इज संतर्पक एंड मानस इज चिंता, देन हाउ टू थिंक अबाउट इट. तो आहार में संतर्पण कम करना, दो ही दफा भोजन ले लेना, ये दीक्षित डाइट का अच्छा है इस प्रकार से. और चिंता के विषय में योग की प्रैक्टिस करना. बढ़ाते रहे, खास करके मेडिटेशन जो है वो बढ़ाते रहे, प्राणायाम बढ़ाते रहे. और धीधैर्यात्मादि विज्ञानम मनोरोषोषम परम, यही सही है. धीधैर्यात्म विज्ञान, आत्मादि विज्ञान अगर हम भली भांति प्रयोग करेंगे तो उसमें से बाहर आ सकते हैं. मेरी किताब पढ़ो, उसमें काफी जानकारी मिल जाए. ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन. आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनं. विरम्यते व्याख्यानवादः. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.